गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी कक्षा 7th और 8th की बच्चों 7वीं और 8वीं की जो भाग 4 की कक्षा होने जा रही है उसमें हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक है वर्ण विचार। और बच्चों आपको पता ही है कि भाग 3 में हमारी जो क्लास हुई थी ना, कक्षा हुई थी, उसमें हमने वर्णों को जाना और समझा। तो बच्चों फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगी ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि हमारे मुंह से, मानव के मुख से, मनुष्य के मुंह से जब ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हैं तो उसे वर्ण कहा जाता है। फिर मैंने आपको कमल का उदाहरण देकर अच्छी तरीके से समझाया। फिर ये भी बताया कि भिन्न भिन्न वर्णों से जब शब्द बनता है, जो कोई अपना सार्थक अर्थ देता है तो उसे शब्द कहा जाता है। और जब उस शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है तो वह वाक्य बन जाता है और वाक्य से ही हमारे पैराग्राफ अर्थात भाषा का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में बच्चों हमने जाना कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बच्चों वर्णमाला के अंतर्गत हमने यह जानने की कोशिश की कि हमारे वर्ण जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताया मैंने स्वर और दूसरा बताया व्यंजन वर्ण। और इनकी टोटल जो कुल संख्या थी वो मैंने बताई 44। कितनी बताई थी बच्चों? 44। तो हमारे जो 44 वर्ण होते हैं ना, इन्हें जब एक ग्रुप में, समूह में रख दिया जाता है तो बच्चों उसे वर्णमाला कहा जाता है। फिर हमने जो है ना बच्चों स्वर को जानने का प्रयास किया, स्वर की परिभाषा को हमने जाना और स्वर के बाद में मैंने मात्राओं के बारे में भी आपको बताया। तो स्वर में बच्चों मैंने आपको स्वर की परिभाषा ये बताई थी कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना व्यंजन की सहायता से किया जा सके। क्या बताया था? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना व्यंजन की सहायता से किया जा सके उन्हें स्वर कहा जाता है। जबकि इसकी व्यवस्थित जो परिभाषा है ना बच्चों व्याकरण के अनुसार, वह यह होगी कि वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के हमारे मुख से बाहर निकलती है और उसी दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण हो जाता है उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। तो हमने स्वर की परिभाषा को इस तरीके से जाना। फिर मैंने आपको मात्रा के बारे में बताया कि मात्रा किसे कहते हैं। तो मात्रा के अंतर्गत मैंने बताया आपको बच्चों कि हम जब शब्द लिखते हैं ना तो शब्द लिखते समय हम व्यंजन और स्वर दोनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि व्यंजनों के अंतर्गत स्वर मिले हुए होते हैं। तो जब शब्द को लिखते समय हमारे जो स्वर होते हैं ना उनका कुछ अंश शेष रह जाता है। क्या रह जाता है? कुछ अंश शेष रह जाता है तो उसे ही मात्रा कहा जाता है। फिर मैंने ये भी बताया कि हमारे स्वर टोटल 11 होते हैं, लेकिन ए को छोड़ देने पर हमारी मात्रा 10 ही होती है। तो इतना हमने भाग 3 की क्लास में जाना। फिर हमें व्यंजनों को जानना बाकी था। लेकिन बच्चों आज जो है हम स्वर और उसके भेदों को पहले जानते हैं, फिर व्यंजनों को हम जानेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देना चाहती हूँ कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषा तो मैंने आपको बता दी कि स्वर वे वर्ण होते हैं, वे ध्वनियाँ होती हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, जिन्हें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। और हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं, जिसमें मैंने बताया ए, आ, ई, छोटी वाली, बड़ी वाली ई, ऊ, ए, ओ, औ और री। तो देखो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमारे कुछ 11
हमारे कुल जो है ना 11 स्वर वर्ण होते हैं। और जब ये 11 स्वर वर्ण 33 में मिल जाते हैं, 33 कौन से व्यंजन, तो टोटल वर्ण हमारे 44 हो जाते हैं। अब बच्चों हमारे जो स्वर है ना उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। हमारे स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो वो प्रकार हम जो है ना बच्चों आज की भाग 4 की कक्षा में जानेंगे। भाग 4 की कक्षा में हम स्वर के जो 3 प्रकार हैं, भेद है, उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन बच्चों मैं बता देना चाहती हूँ कि स्वर के जो 3 भेद होते हैं ना, ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है इसमें गुरु स्वर और तीसरा होता है इसमें पल्लू स्वर। ह्रस्व को बच्चों लघु स्वर भी कहते हैं और गुरु को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है और तीसरा पल्लू स्वर होता है। तो तीसरा जो बच्चों पल्लू स्वर होता है ना उसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है या यूँ कहे किया ही नहीं जाता है। उसका प्रयोग बच्चों संस्कृत भाषा में किया जाता है, क्योंकि संस्कृत के जो बच्चों मंत्र होते हैं ना उनका उच्चारण करने में उस स्वर का पल्लू स्वरों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम स्वर के जो 3 प्रकार हैं वो देखते हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि हिंदी में मूलतः 2 ही प्रकार के स्वर होते हैं। पहला मैं लिख रही हूँ यहाँ पर ह्रस्व स्वर। पहला स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रा वाला स्वर या एक मात्रा वाले स्वर, यह हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व स्वर, लघु या एक मात्रा वाले स्वर। तो इसकी बच्चों परिभाषा है ना वो इस प्रकार से हैं। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा कम लगती है उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। अब बच्चों हमारे टोटल स्वर मैंने बताए थे 11। कितने बताए थे? 11। इन 11 में से बच्चों हमारे 4 लघु स्वर होते हैं। 4 क्या होते हैं? हमारे लघु स्वर होते हैं। वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। पहला है हमारा ए, दूसरा है हमारा ई, छोटी वाली ई, ऊ और ए। ये 4 हमारे लघु स्वर है। तो बच्चों स्वर जो होते हैं ना उनमें उसके भेदों को हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने बताया लघु या ह्रस्व स्वर, दूसरा बताया दीर्घ या गुरु स्वर, तीसरा बताया मैंने प्लुत स्वर। तो पहले हम देखते हैं लघु स्वर। बच्चों ये जो लघु या ह्रस्व स्वर है ना इसे एक मात्रा वाला स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रा वाला स्वर भी कहते हैं। तो वे स्वर, यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रा वाले स्वर कहा जाता है। और ये स्वर टोटल बच्चों हमारे 4 होते हैं, ए, ई, ऊ और ए। तो बच्चों आपको ध्यान यही रखना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, श्वास की मात्रा बहुत ही कम लगती है, उन्हें ह्रस्व या एक मात्रिक या उन्हें लघु स्वर कहा जाता है और इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद में हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा स्वर है हमारा दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या 2 मात्राओं वाले या द्विमात्रिक स्वर। तो बच्चों इसकी परिभाषा
ठीक इसी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें कहा गया है कि वे स्वर वर्ण या ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमें श्वास की मात्रा 2 गुना लगानी पड़ती है या 2 गुनी लगती है, 2 गुना लगानी पड़ती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बच्चों दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो बच्चों देखो, ठीक इसके विपरीत या हम कहें कि इससे मिलती जुलती ही इसकी परिभाषा है। लेकिन बच्चों लघु या जो दीर्घ स्वर होता है ना, उन्हें 2 मात्रा वाले स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा लगती है, जबकि दीर्घ या गुरु स्वरों में 2 मात्रा लगती है। तो इसकी परिभाषा में कहा गया है, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें श्वास की मात्रा, किसकी मात्रा? श्वास की मात्रा 2 गुना या 2 गुनी लगानी पड़ती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो बच्चों हमारे स्वर टोटल कितने थे? 11 थे, जिनमें से 4 लघु स्वर थे। बचे कितने हमारे? 7 स्वर बचे। कितने बचे? 7 स्वर बचे। तो वो 7 स्वर वर्ण है ना हमारे गुरु या हमारे दीर्घ स्वर है, जिनमें बच्चों आ, बड़ी वाली ई, ऊ, ए, ओ, और री को रखा गया है। ये देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने हो गए? ये 7 हुए हैं। तो ह्रस्व की अपेक्षा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा बच्चों दुगनी या 2 गुना लगती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, और उन्हें गुरु या 2 मात्राओं वाले स्वर भी कहते हैं। तो इनमें बच्चों 4 लघु को छोड़ देने पर जो 7 हमारे बच जाते हैं ना, वो सारे हमारे गुरु स्वर होते हैं, जिनमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, ओ, औ और री को रखा गया है। अब तीसरा बच्चों संस्कृत का है, लेकिन हम इसे समझ लेते हैं। प्लुत स्वर तीसरा हमारा कौन सा है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जिनका प्रयोग संस्कृत मंत्रों में किया जाता है। संस्कृत भाषा के मंत्रों में किया जाता है। संस्कृत भाषा के मंत्रों में होता है। किसमें होता है? संस्कृत भाषा के मंत्रों में होता है। और इनमें श्वास की मात्रा 3 गुना लगती है। कितनी लगती है? 3 गुना लगती है। तो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम, उदाहरण में मैंने यहाँ पर लिखा है। तो बच्चों ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना, और 2 गुना ही नहीं अपितु 3 गुना जब श्वास की मात्रा लगती है, तो उस दौरान जिन स्वरों का, स्वर वर्णों का या ध्वनियों का उच्चारण होता है, उन्हें बच्चों प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर जो होते हैं ना बच्चों, वो ज़्यादातर हमारे संस्कृत भाषा में चलते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो मंत्र होते हैं ना, उनके उच्चारण में ज़्यादातर श्वास की मात्रा ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना लगती है। जैसे मैंने लिखा ओम। इसी तरह हम बोलते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र है हमारा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। तो बच्चों देखो, जो ओम का उच्चारण हो रहा है ना, उसमें हमारे श्वास की मात्रा लघु की अपेक्षा 3 गुना लग रही है। तो संस्कृत के मंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये तो हमारे स्वर के भेद थे, जो उच्चारण स्थान के आधार पर 3 भागों में हम इन्हें बांटते हैं। तो उसमें मैंने पहला बताया आपको
ह्रस्व स्वर लघु या एक मात्रा वाले स्वर, जिसमें मैंने समझाया कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें श्वास की मात्रा कम लगानी पड़े उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहा जाता है। और यह स्वर संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं लघु स्वर? 4 होते हैं, ए, ई, ऊ और ए। फिर मैंने बताया दीर्घ या गुरु स्वर, वे स्वर जिनमें श्वास की मात्रा ह्रस्व की अपेक्षा दोगुनी लगती है या 2 गुनी लगती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। उनकी संख्या बच्चों 7 होती है, जिनमें आ, बड़ा वाला ऊ, ई, ऊ, ए, ओ, औ और री को रखा गया है। फिर है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में बच्चों श्वास की मात्रा 3 गुना लगती है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। तो बच्चों आज की जो हमारी भाग 4 की कक्षा है ना, इसमें हमने स्वर की परिभाषा और स्वर के जो 3 भेद होते हैं उच्चारण के आधार पे या मुख्य भेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को जाना। लेकिन इसमें बच्चों हमने मेन जो बात है वो यही ध्यान रखना, हिंदी में मेन 2 ही प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर के भी 2 ही भेद होते हैं, दीर्घ या गुरु स्वर और दूसरा लघु या ह्रस्व स्वर। और तीसरा प्लुत स्वर होता है ना, उसका प्रयोग संस्कृत मंत्रों में किया जाता है। अब बच्चों हमारा वर्ण विचार में जो दूसरा पॉइंट बचा है ना, बिंदु, वह था हमारा व्यंजन। क्या था हमारा? व्यंजन। तो व्यंजन के अंतर्गत हम व्यंजन वर्णों को जानने का प्रयास करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं व्यंजन। स्वर तो हमने जान लिए और स्वर में हमने प्रकार को भी जान लिया कि स्वर में ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या गुरु और दूसरा लघु या दीर्घ और तीसरा जो होता है हमारा प्लुत होता है, लेकिन वह संस्कृत में होता है। अब हम जानते हैं हमारी व्यंजन ध्वनियों को या व्यंजन वर्णों को। और अंग्रेजी में आपको पता ही है बच्चों, अंग्रेजी के अंतर्गत व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहा जाता है और स्वर को वोवल कहते हैं। और अंग्रेजी में स्वर जो होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये केवल जो है 5 ही होते हैं, जबकि हिंदी में हमारे स्वर 11 होते हैं और व्यंजन हमारे टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो अब हम आगे व्यंजन को जानने का प्रयास करते हैं। तो वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये तो मैंने इसकी डेफिनेशन परिभाषा बच्चों लिखी है, जिसे हम एक बार समझते हैं फिर से। वे व्यंजन ध्वनियाँ या वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता है, उन्हें व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनियाँ कहा जाता है। इसकी जो बच्चों व्याकरण के अनुसार व्यवस्थित जो परिभाषा है ना, वह तो बच्चों इस प्रकार से हैं कि वे वर्ण या वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु जो हवा है ना, वह फेफड़ों से होकर जब बाहर आती है तो मुख विवर में अवरोध या रुकावट पैदा होती है। जबकि इसकी जो इजीली आसान परिभाषा है वो ही मैंने आपको समझाई है कि जिनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है, जिनको लिखने के लिए भी स्वर की आवश्यकता होती है, अर्थात जो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, उन ध्वनियों को या उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजन जो होते हैं ना, हमारे संख्या में 33 होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन हमारे संख्या में 33 होते हैं। तो यहाँ पर वो 33 व्यंजन है ना, हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। पहला है हमारा कै, खे, गे, घे और ने, डे और चे, छे, जे, झे, उन्ने। फिर है हमारा टे, ठे, डे, ढे, उन्ने। फिर है हमारा ते, थे, दे,
ध और न। फिर है हमारा पै, फै, बै, भै और मै। फिर है हमारा ये, रे, ले और वै। फिर है से, और है। ये हमारे 33 व्यंजन हैं। तो बच्चों क वाले को क वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क वर्ग भी कहा जाता है। तो क वर्ग के अंतर्गत देखो हमारे 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ और ण, च, छ, ज और झ। तो ये कितने हुए? 5। ये कितने हुए? 5। फिर ट वर्ग के 5। फिर त वर्ग के त, थ, द, ध, न। ये कितने हो गए? 5। फिर ये देखो प, फ, ब, भ, म। ये कितने हुए? 5। तो टोटल देखो 5, 10, 15, 20 और 25। तो 25 तो ये हो गए। फिर 26 में ये, रे, ले, व। 26, 27, 28 और 29। फिर से और है 30, 31, 32, 33। तो ये हमारे टोटल कितने हुए? 33 व्यंजन वर्ण हमारे हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 33 व्यंजन वर्ण हमारे हो रहे हैं। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सभी व्यंजन वर्ण जो हमने लिखे हैं 33 व्यंजन वर्ण, वो सारे पूर्ण व्यंजन वर्ण हैं, अर्थात इनमें स्वर भी मिला हुआ है। इनमें क्या मिला हुआ है? स्वर भी मिला हुआ है। जैसे क ना, ये अपने आप में पूरा है, लेकिन बच्चों मैंने लिख दिया क हलंते और धन ए। तब ये कब बनेगा? जब इसमें ए मिलेगा तब ये पूरा वर्ण बनेगा। तो क धन ए बराबर क। तो इसी प्रकार ये सारे जो 33 हमारे व्यंजन वर्ण हैं वो अपने आप में पूर्ण हैं, जिनमें स्वर मिले हुए हैं। तो वे ध्वनियाँ कि जिनके उच्चारण के लिए, लिखने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, जिन्हें स्वर के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता है, या जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर में अवरोध उत्पन्न होता है, उन्हें ही व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? संख्या में 33 होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, हल चिन्ह। हल किसे कहते हैं या हलंते किसे कहते हैं? तो बच्चों हल चिन्ह के अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक व्यंजन के अंतर्गत स्वर को नहीं मिलाया जाता है, तो उसके लिए व्यंजन के साथ जो चिन्ह लगता है, उसे हल चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? हल या हलंते चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों इसका जो चिन्ह ना वो ये है हलंते चिन्ह। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है हल चिन्ह किसे कहते हैं? जब तक व्यंजन के अंतर्गत स्वर को नहीं मिलाया जाता है, उसका मेल या योग नहीं किया जाता है, तो उसे दर्शाने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं उसे क्या कहते हैं? हल या हलंते चिन्ह कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिखा च। क्या लिखा? मैंने लिखा च। अब यहाँ पर मैंने जो है च के नीचे ये चिन्ह लगा दिया, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये हलंते हैं, यानी च अधूरा है जब इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। लेकिन जब मैं लिखती हूँ च, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसके नीचे हलंते चिन्ह नहीं है, यानी कि यह च पूरा है। इसमें च धन ए से यह च
व्यंजन वर्ण हमारा बना है। तो हलंत चिन्ह का जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं तुरंत हमें पता चल जाता है कि उसमें व्यंजन वर्ण नहीं लगा हुआ है या व्यंजन वर्ण नहीं मिला हुआ है। तो हलंत चिन्ह का प्रयोग केवल सिंगल व्यंजन अर्थात अधूरे व्यंजन को लिखने के लिए किया जाता है। लेकिन जहाँ पर व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर बच्चों हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमारा व्यंजन वर्ण पूरा है अर्थात उसमें स्वर भी मिले हुए हैं। तो बच्चों आज की जो हमारी ये कक्षा हुई थी उसमें हमने जो है स्वर और स्वर के प्रकारों को भी हमने जानने का प्रयास किया, जिसमें हमने ह्रस्व दीर्घ और पल्लू स्वरों को जाना। फिर हमने व्यंजन को जाना कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों व्यंजन में मैंने बताया 33 व्यंजन होते हैं। फिर मैंने हलंत चिन्ह के बारे में भी आपको बताया कि हलंत चिन्ह किसे कहा जाता है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने स्वर और व्यंजनों को जाना है और समझा है। आगे हमारे भाग पाठ की बच्चों जो क्लास होगी ना उसमें हम संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, संयुक्त या संकर वर्ण किसे कहते हैं, इसके अलावा अयोग्य वह है जिसके अंतर्गत हमारे अनुस्वार अनुनासिक तथा हमारे विसर्ग को रखा जाता है उनको जानेंगे। इसके अलावा हम जो है अपने वो सारे जो वर्ण हैं ना उनके उच्चारण स्थान के आधार पर भेद को जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज की कक्षा में मैंने आपको स्वर और व्यंजनों को समझाया है। इस वीडियो को देख करके आप अच्छे से इनको याद करेंगे। अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में जो मैं PDF भेजूँगी ना उसे देखकर उतारेंगे और याद करेंगे।